So yes, hello my dear Chotus, I welcome you all to our YouTube channel that is Chotu Science। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था सेल डिवीजन। उससे पहले हमने न्यूक्लियस कवर कर चुके हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर चुके हैं, हम सेल मेम्ब्रेन कवर कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल वॉल। ठीक है, तो आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल पढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको पिछली क्लास का कितना रिवाइज्ड है। ठीक है, तो छोटू से टेस्ट के लिए रेडी हो सब? ओके। तो पहले मुझे आप ये बताओ कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी? नहीं याद? जिसको याद है थम्स अप। बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी स्क्लेडीन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चोन। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? बताओ। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? वेरी गुड। किसने दिया था? सिंगल एंड निकोलसन ने। वेरी गुड। आप मुझे बताइए लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? हाँ वही वाला लिविंग सेल। लिविंग सेल दिया था हमारा एंटोने वोने लेवेनहुक ने। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि जो न्यूक्लियस होती है क्या उसकी मेम्ब्रेन में पोर होता है? पोर्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में, हाँ या ना? अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं होते तो क्यों नहीं होते? बताओ। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर पोर्स भी होते हैं। क्यों? वेरी गुड, ताकि वो अपने कंटेंट को साइटोप्लाज्म के साथ शेयर कर सके। न्यूक्लियस में बनने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो बाहर निकल सके, साइटोप्लाज्म में आ सके, ताकि वहां पर वो प्रोटीन बना सके। वेरी गुड, मतलब रिवाइज है। एक क्वेश्चन और बताओ, माइटोसिस और मियोसिस में अंतर क्या होता है? बताओ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? नहीं याद ना? इतना ही होगी। माइटोसिस में और मियोसिस में क्या अंतर होता है? माइटोसिस में हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, बट मियोसिस में हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम नंबर अगर मेन सेल के पास है, उससे बनने वाले सेल में भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? अगर मेन सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है तो उससे डिवाइड होने वाली सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे। वेरी गुड। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस बता दो अब जल्दी से। वेरी गुड। क्रोमैटिन क्या होता है मैम? जो जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो हमारा जो डीएनए होता है वो फ्रीली बिखरा हुआ होता है, जिसमें हमें उसकी शेप में कुछ समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन जब सेल डिवाइड होना चाहता है, जब उसके अंदर डिवीजन की तरफ पहुंचता है, तो वो जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम वाली फॉर्म में आ जाता है, जब जिससे कि हमें जो हमारा डीएनए वो ब्यूटीफुली दिखता है। हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप इजीली आप स्टडी कर सकते हो अपने जीन्स की। जीन्स क्या होता है बाबा? जीन्स कहाँ होता है पहले तो बताओ। वेरी गुड, जीन्स हमारे क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। और जीन क्या बताते हैं? वेरी गुड, हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है जीन्स के पास। और कहाँ से मिलते हैं हमें जीन्स? पेरेंट्स से मिलते हैं। वेरी गुड। तो इतना अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ गुड नोट। आपको इतना अगर आप आंसर कर पा रहे हो अच्छे से, इसका मतलब है मेरे छोटूस ने बहुत अच्छे से सारी क्लास को स्टडी किया है, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे ना मैं बीच में कभी भी टेस्ट ले लूँगी तो प्लीज़ रिवाइज होके आना। ठीक है, रिवाइज होके आया करो, पिछली क्लास का सारा रिवाइज करके आया करो, फिर ही नेक्स्ट क्लास में हम जंप करेंगे। तो आज का टॉपिक है बच्चे सेल वॉल। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेल वॉल। सबसे पहली बात, जो सेल वॉल होती है वो किस किस के पास होती है? मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, सेकंड थर्ड क्लास में बताया था कि सेल वॉल किस किस के पास होती है। सेल वॉल मैम हमारे प्लांट्स के पास होती है। क्या एनिमल्स के पास होती है? नहीं, वेरी गुड। और बैक्टीरिया के पास होती है, और फंगस के पास भी होती है, और एक और बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड, याद करो। वेरी गुड। एल्गा के पास भी हमारे पास सेल वॉल होती है। ओके, तो सेल वॉल क्या है भाई? व्हाट इज द बेसिक सेल वॉल? तो सेल वॉल कुछ नहीं है मैम। सेल होती है, उसके अंदर उसकी ऑर्गेनल होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है सेल के अंदर, जो कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे भी आगे। और सेल के चारों तरफ हमारी एक सेल मेम्ब्रेन होती है मैम।
सेल के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर एक लेयर होती है, टफ लेयर, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। इसे ही बोला था ना, इस रेड वाली बाउंड्री को ही बोला था हमने सेल वॉल। मैंने आपको क्या बताया कि एक सेल होता है, सेल की चारों तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसका क्या काम था, चीज़ों को अंदर आना और चीज़ों को बाहर जाने को देखना कि कौन आएगा कौन जाएगा, है ना। सारी चीज़ें नहीं आ सकती, टॉक्सिक चीज़ें अंदर नहीं आ सकती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सेल के अंदर आती है, सेल मेम्ब्रेन का काम। और उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी, वेरी गुड, सेल वॉल। ये सेल वॉल ना बेटा एक टफ स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। जैसे मान लो ये दीवार है, मेरा जो घर है ये दीवारों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो दीवार है ये दीवार क्या होती है, टफ होती है ना। इसी तरीके से जो सेल वॉल होती है वो एक टफ स्ट्रक्चर होता है। तो टफ स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, हाँ कि ना। अगर मान लो मैंने अपने हाथ को मान लो हर्ट कर लिया, मतलब मान लो मैंने मान लो प्याज काट रहे थे, एग्जाम्पल ले लो, प्याज अपने काटे, कभी कभी होगा टीवी में काटते काटते ध्यान कहीं और होता है और लड़की की उंगली कट जाती है, देखते हैं ना हम टीवी सीरियल्स में। अच्छा, जो नहीं देखते उनको बताती हूँ, कभी कभी हमको चक्कू से काम कर रहे होते हैं, मम्मी की हेल्प को, मम्मी बोलते हैं बेटा प्याज काटो, तो हम मम्मी की हेल्प करने के लिए प्याज काट देते हैं। तो समटाइम्स कभी ना कभी आप लोगों के साथ वैसा हुआ होगा, हमारा हाथ कट जाता है, उससे ब्लड फ्लो होने लग जाता है ना, हमें चोट लग जाता है, हमें हर्ट होता है, उस चीज़ से दर्द होता है ना भाई। लेकिन प्लांट्स के पास क्या है, प्लांट को जो तुम हथौड़े से काट दो, उस बेचारे को क्या दर्द होता है क्या, उसमें से खून निकलता है क्या, नहीं, है ना। तो हमारे कटने पर एक लिक्विड सब्सटेंस ब्लड बाहर आता है बेटा, उस तरीके से प्लांट के पास नहीं आता। रीजन क्यों नहीं आता, इस सेल वॉल की वजह से नहीं आता। प्लांट बेचारे ना, इसको ऐसे याद कर सकते हो, हम बेचारे नहीं है भाई, हमारे पास हाथ है, पैर है, मुक्के हैं, डुक्के हैं तोड़ने के लिए, क्या इनके पास होते हैं, प्लांट के पास ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। अपन अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। मेरी बॉडी के अंदर अगर कोई हार्मफुल चीज चली जाए तो मेरी बॉडी की WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। लेकिन प्लांट को अगर कुछ हो जाए तो उस बेचारे के पास कैसा सिस्टम है, मेरे को कोई अगर डुक्कू मुक्कू मार जाए, मेरे साथ कोई लड़ाई करे तो आई कैन फाइट, यस और नो, यस। बट क्या प्लांट के कुछ हो जाता है, प्लांट के पास हाथ पैर होते हैं कि दमादम मार दो, ठोक के चला जाए उसको, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। तो भगवान ने बोला स्वाहा कि भाई तेरे पास मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो तू अपने पास एक टफ सी कवरिंग ले ले जिसका नाम है सेल वॉल। तो ये किस में हेल्प कर रही है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। अब मान लो कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज जो इसके ऊपर अटैक करेगी, वो धीरे धीरे अटैक करेगी क्योंकि सेल वॉल टफ होती है। ऐसे तो है नहीं, अब देखो हमारे ऊपर क्या होता है, मच्छर बैठा खोज उसके भाग जाता है, लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल है, उसको पहले सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, जो एक बहुत टफ सब्सटेंस है, जो इजीली नहीं टूटता, दम लगा के हईशा वाला काम करना पड़ता है। तो सेल वॉल का काम क्या होगा बेटा, फर्स्ट वर्क प्रोटेक्शन में, दूसरी चीज सेल को शेप भी देता है ये, ठीक है, समझ में आ रही है, सेल को शेप देता है। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे है, जैसे मान लो बैलून में पानी भर गया तो हम उसको जब पिचकू कर देते हैं तो पिचक जाता है बीच में से, है ना, सॉफ्ट चीजें होती है वो पिचक जाती है। तो जैसी शेप देना चाहे वैसी शेप दे देते हैं हम उनको, अगर कोई पिचकू चीज है तो, है ना। लेकिन सेल वॉल टफ है। अगर सेल वॉल मान लो ऐसा कोई सेल था, अगर उसके बाहर सेल वॉल बन गई तो वो उसकी शेप ऐसे स्क्वायर रहेगी, है हाँ कि ना। तो इसी तरीके से जो सेल वॉल होता है ना बच्चे, वो सेल को शेप भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, और तीसरा डिफेंसिव काम भी है। डिफेंसिव मतलब बचाता भी है भाई, प्रोटेक्शन में ही आ गई वैसे तो ये चीज, बट ठीक है। और क्या क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अरे ये क्या हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये क्या हो गया दीदी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या बोलना चाहते हो। देखो बेटा, ये जो प्लांट है इतना बड़ा है, ठीक है, उसको अपनी जड़ें नीचे फैलानी है, तो वो टफ होगा। अगर देखो किसी को, अगर मान लो कोई पतला, हम बोलते हैं ना तो पतला सा है, फूंक में ही उड़ जाएगा, बोल देते हैं ना ऐसे। लेकिन कोई टफ सा इंसान है तो वो एनकॉर्ड रहेगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर मान लो मैं एक प्लांट हूँ और मेरी बॉडी अगर अच्छे से टफ कवरिंग है तो मुझे हिलाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। मैं ऐसे टफ रहूंगी, मुझे कोई धक्का मारेगा तो मैं हिलूंगी नहीं, ऐसे नहीं होगा मेरे साथ, है ना। लेकिन अगर मैं टफ हूँ, जैसे दीवार है, दीवार को मान लो ये, इसको मैं से धक्का मारूंगी कि चल उड़ता है, नहीं उड़ता ना। लेकिन अगर कोई बिल्कुल हल्का सा होता, अगर मैं उसको ऐसे कर देती तो गिर जाता। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ कैसी, आपको थप्पड़ मारे और आप गिर गए तो इसका मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ 0 है। अगर आपको थप्पड़ मारो मैं ऐसे कैसे डटी हुई हूँ, इसका मतलब मेरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है। तो प्लांट
ट्रीज प्लांट्स, इनके पास क्या होती है बच्चे, सेल वॉल होती है। ठीक है, ये मेरा ट्री है, इसकी सेल वॉल होती है, जो ये पूरी बॉडी है इसकी सेल्स, मतलब जो ये प्लांट है सेल से मिलकर बना हुआ है, उसकी सेल्स के बाहर सेल वॉल है। तो वो सेल वॉल क्या करती है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। भाई अगर मैं इसको धक्का मारूं तो ये गिरेगा नहीं, अड़ेगा अड़ा वहीं रहेगा। इसको गिराने के लिए तो भैया हथौड़े ही चाहिए, जेसीबी से उठवाना पड़ेगा इसको, है ना, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो हमने ये देखा कि भाई सेल वॉल का काम करता है प्रोटेक्शन में, सेल शेप में डिफेंसिव काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड मेनी मोर थिंग्स। जितना काम कीजिए मैंने आपको बता दिया। तो सेल वॉल का काम समझ में आया। अब देखो बेटा, सेल वॉल प्लांट के अंदर भी है, बैक्टीरिया के अंदर भी है, फंगस के अंदर भी, एल्गा के अंदर भी है। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कुछ चीजें मेरे छोटूस याद रखेंगे कि जो प्लांट होता है उसकी सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई होती है। जैसे देखो, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड थे, प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, उनसे मिलके बनती थी। तो सेल वॉल भी तो किसी से मिलके बनी होगी ना भाई। तो प्लांट की सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। अरे ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट सुना है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, कुछ नहीं, काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, इससे मिलके सेल वॉल बनती है। आपको अगर बोलना है मैम बड़े बड़े नाम है, कोई एक नाम बताओ, तो बेटा आप सेल्यूलोज या लर्न करके भी काम चला सकते हो, लेकिन ये दोनों रखोगे माइंड में तो कोई बुराई नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो सेल वॉल किसकी मिलके बनी हुई होगी, प्लांट्स की, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन। तो बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के अंदर ना जो सेल वॉल बनती है, बैक्टीरिया की जो बाहर की सेल वॉल है वो म्यूरिन की मिलके बनी हुई होती है। किसकी, म्यूरिन। इसका दूसरा नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में। अब जब अगर कोई बायोलॉजी परस्यू करेगा तो पढ़ेगा। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी मिलके बनी होती है, म्यूरिन, जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसका दूसरा नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। फंगस की चिट्टी काइटिन, इसको चिट्टिन भी बोल सकते हो, काइटिन। भाई देखो याद होना चाहिए, अगर मैं कल को पूछूं फंगस की सेल वॉल किसकी मिली हुई है, टमक देन से आ जाना चाहिए, हाँ किसकी, काइटिन की। तो चिट्टिन बोलो, काइटिन बोलो, भाई तुम्हें जैसे याद करना है वैसे याद कर लो। तो फंगस की किसकी मिलकी बनी हुई होती है, काइटिन। इस तरीके से एल्गा की भी होती है, एल्गी की बनती है गैलेक्टन्स, मैनन्स, वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 3 इंपॉर्टेंट थे मतलब थोड़े ठीक जो पता होने चाहिए बच्चों को, ये इनके पता होना चाहिए। प्लांट का सेल्यूलोज की मिलके बनी होती है, बैक्टीरिया की म्यूरिन, फंगस की काइटिन। ठीक है बेटा जी, चलो आगे, डन। इतना नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, तो शल आई रब इट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई जिन जिन के पास सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या पढ़ना है मैम हमें, अब और कुछ बता दो। अच्छा बेटा, जो सेल वॉल होती है ना उसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, किस किस में, सेल वॉल 3 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी CW लिख ली सेल वॉल। ठीक है, तीसरा होता है मिडल लेमेला, जैसे नाम है ना वैसे ही काम है। मिडल लेमेला से ऐसा कुछ पता चल रहा है बीच में आ रही होगी कहीं, ठीक है भैया आगे समझ। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब, प्राइमरी मतलब होता है पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा। तो होता क्या है, स्टोरी की तरह समझते हैं, क्योंकि स्टोरी की तरह ना हमें चीजें मैम जल्दी लर्न होती है। तो मान के चलो ये सेल अभी मेरा छोटू सा है, तो ये सेल धीरे धीरे ग्रो करेगा भाई। जैसे हम क्या होते हैं, हम मम्मी के पेट से जब निकलते हैं तो हम छोटू होते हैं, फिर हम धीरे 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 ग्रो करते हैं, हाइट में ग्रो करते हैं, ऑर्गन्स हमारे अच्छे से डेवलप होते हैं। ऐसे ही होता है, बॉडी डेवलपमेंट होती है हमारी। तो ये सेल मान लो धीरे 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 ग्रो कर रहा है। इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके पास तरह तरह की ऑर्गेनल है। अगर ये सेल प्लांट का है तो बता रही हूँ, ठीक है। एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, काटा मार लेना। एनिमल्स के अंदर नहीं होता है, सिर्फ प्लांट के अंदर, एल्गीज के अंदर, फंगस के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्योंकि कल को मैं तुम्हें ना डिफरेंस कराऊंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लास्ट में करेंगे हम ये, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंगली अपने पॉइंट पे आते हैं। बेटा देखो, ये सेल थी, ये प्लांट की सेल है, मान लो धीरे छुट्टू सी है, धीरे 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 ग्रो कर रही है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। तो पहले वो क्या बनाता है, सबसे पहली बार
पहली पहली बार मोहब्बत की काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेल है। अगर प्लांट की सेल है तो इसके बाहर क्या होगी भाई, सेल मेम्ब्रेन होगी, हाँ की ना, ओके ठीक है मैडम, सेल मेम्ब्रेन भी है हमारे पास। तो अब ये धीरे धीरे पहली पहली बार एक वॉल बनाता है अपने चारों तरफ, जिसे बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अरे रे स्पेलिंग मिस्टेक, PRIMARYCW, प्राइमरी सेल वॉल। तो क्या कहानी थी बच्चों, छोटू सा सेल था, तो वो छोटा सा सेल धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तो सबसे पहले उसने अपने चारों तरफ बनाई प्राइमरी सेल वॉल, इजंट इट, ओके। तो इस सेल ने सबसे पहली बार बनाई प्राइमरी सेल वॉल। देखो नाम में यार प्राइमरी का मतलब होता है पहला, ठीक है। अब ये सेल धीरे धीरे और ग्रो कर रहा है। अब प्राइमरी सेल वॉल की ना एक खासियत होती है क्या, कि प्राइमरी सेल वॉल क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, कुछ चीजें बना सकती है। तो प्राइमरी सेल वॉल ने क्या करा, खुद को गायब कर दिया और एक दूसरी वॉल बना दी, सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बना दी बच्चा, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये सेल था भाई, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स थी, फलाना ढिकड़ा, समझ रहे हो ना, सारी चीजें थी। ये थोड़ा सा बड़ा भी तो करो मैम, तो लज्जा बजा तो करो, कर दिया। देखिए ऐसा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, गोल्जी है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीजें होती है जो एक सेल के पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसके पास है। अब ये प्राइमरी सेल वॉल क्या करेगी, ग्रो करेगी और खुद को गायब करके क्या बना लेगी, अपने चारों तरफ एक सेकेंडरी सेल वॉल बना लेगी। तो पहले क्या थी, सेल वॉल थी, इसने अपने चारों तरफ क्या बना ली, इस प्राइमरी सेल वॉल ने अपने चारों तरफ एक सेकेंडरी सेल वॉल बना ली ऐसे, और खुद क्या हो गई, गायब हो गई। खुद क्या हो गई भाई, गायब, पिनिंच हो गई, खुद क्या हो गई, पिनिंच। तो मतलब अब हमारा जो सेल वॉल है, वो लास्ट सेल वॉल जो बन के आई, वो क्या है, उसका नाम क्या होता है बेटा, ये एक सेकेंडरी सेल वॉल ही है। प्राइमरी सेल वॉल तो, सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ से बनी, प्राइमरी सेल वॉल से। इतनी बात समझ में आई। फिर प्राइमरी सेल ने जब सेकेंडरी सेल वॉल बना ली तो वो गायब हो गई। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये टफ होती है, ये डेड होती है। क्यों, क्योंकि इसके सारे काम कुछ खत्म हो गए हैं। अभी सेकेंडरी सेल वॉल कुछ काम नहीं करती, ना ग्रो करने का काम कर रही है, ना फिर कुछ भी नहीं कर रही है। तो इसको हमने बोला भाई तो काम कर, मर जा, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो मर जा। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल डेड है भाई, ठीक है। क्यों डेड है, क्योंकि इसको टफ बनना है। देखो इसको ऐसे समझो भाई, देखो सीरियस मत लेना, दिल पे मत लेना, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से दिल उसका मर जाता है, तो फिर वो कैसा हो जाता है, उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ना ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये टफ अंदर से मर चुके हैं। अगर अंदर से इंसान मर गया तो बाहर से वो सख्त लोंडा बन जाता है अपना, है ना भाई। इसी तरीके से यही है कि सेकेंडरी सेल वॉल डेड हो गई है, जिसकी वजह से वो टफ बन गई, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल वॉल डेड कैसे होती है ना, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बस इतना लर्न रख लो कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डेड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या था, ये सेल था, मान लो इसने पहले प्राइमरी सेल वॉल बनाई थी, वो लिविंग होती है, वो ग्रो कर सकती है। जब सेल ग्रो कर रहा होता है तो वो जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, वो ग्रो कर सकती है, अपने अंदर चेंजेस कर सकती है। लेकिन जब पेड़ बहुत धीरे धीरे और ग्रो जाता है तो एक सेकेंडरी सेल वॉल बना लेता है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाती है। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल बनी है ना बेटा, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल बनी है बाहर की तरफ, ये बनी, ये देखो सेल है, सेल की तरफ चारों तरफ मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और लास्ट में बन गई ये हमारी क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो बेटा जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये क्या हो जाती है, लाइफ के लास्ट में डेड हो जाती है, ठीक है ना। जब वो प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो लास्ट में सेकेंडरी सेल वॉल बना लेता है, जो कि क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई क्यों डेड होगी, कैसे डेड होगी, सब क्या हो गया, तो इसके अंदर ना लिग्निन बनने लग जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ, अभी मेरे ब्लैक हेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन लाइफ में जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और भाई शादी हो गई, बेबीज हो गए हमारे, ठीक है, बुढ़ापा भी आ गया, तो बुढ़ापे में क्या होता है भाई, स्किन अजीब सी हो जाती है ना, ब्लैक हेयर्स हमारे व्हाइट होने लग जाते हैं, एजिंग सी होने लग जाती है। इसी तरीके से प्लांट्स के पास होता है। पहले तो इसका मस्त इसके अंदर सेलुलोज भरा पड़ा है सेल वॉल के अंदर, लेकिन जब धीरे धीरे वो बूढ़ी होने लग जाती है, धीरे धीरे बेचारी वो हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, तो वो अपने अंदर लिग्निन बनाने लग जाती है, जो कि एक डेड सब्सटेंस होता है। ये थोड़ा आउट ऑफ बकेट था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है बेटा, टफ होती है, और ये डेड होती है नेचर में। तो अब हम देखते हैं कि
एक सेल दूसरी सेल से कैसे कनेक्ट होती है। जैसे हम एनिमल्स में तो कोई सेल वॉल नहीं है, कोई टफ सब्सटेंस नहीं है, ले भाई हम दूसरी सेल के साथ मजे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना भाई, लो भाई हम तो कनेक्ट हो गए, ये हमारी बहुत सारी सेल्स थी आपस में कनेक्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई एनिमल सेल्स में। लेकिन क्योंकि सेल वॉल टफ होती है तो वो दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट करेगी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। चलो देखते हैं भाई कैसे कनेक्ट कर रही है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। हाँ जी बच्चे, तो क्या है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर फलाना टिकड़ा ऑर्गेनल्स है, समझ लो ना सारी चीजें हैं। और मान लो ये भी एक प्लांट सेल है, इसकी भी चारों तरफ चीजें हैं, ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म सब कुछ है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये भी एक सेल है, सेम कहानी। अभी 3-4 सेल बना लेते हैं हम। समझ में आई, ये बहुत सारी सेल्स बना दी मैंने, लोग ठीक है मैडम, आगे क्या समझाना चाह रही हो समझाती हूँ, सुनो ध्यान। इसके चारों तरफ क्या होगी, सेल वॉल 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 होगी। कौन सी सेल वॉल है बताना जरा, वेरी गुड, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। क्योंकि देखो पहले छोटू सा सेल था, धीरे धीरे ग्रो रहता है, तो उसने प्राइमरी सेल वॉल बनाई, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा सेल बूढ़ा होने लगा और ग्रो करने लगा, तो उसने प्राइमरी सेल वॉल को हटाया और सेकेंडरी सेल वॉल बना दी। देखो नाम से पता चला प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बन रही है, प से प्राइमरी, प से पहले, जो पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी मतलब बाद में, जो बाद में बन रही है, नाम से पता चल रहा है। अब देखो बेटा, इस सेल को इस सेल से, 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 इस सेल को इस सेल से करने मतलब है इन बाकी सेल को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो फेविक्विक होता होगा ना भाई, है कि नहीं। मेरे को इस हाथ से इस हाथ को चिपकाना है तो मुझे कुछ चिपकाने का सिस्टम लेके आना पड़ेगा। इसी तरीके से इस सेल इनके बीच में एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, कलर चेंज कर दूं, ये जो मैं रेड 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 ये जो रेड 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 सब्सटेंस है बेटा, ये सब्सटेंस क्या होता है, इन सेल्स को आपस में चिपका के रखता है। तो इसका नाम बता दो मैंने, बीच में आ रहा है तो मिडल, और नाम क्या बन गया इसका, मिडल लैमेला। तो ये होता है मिडल लैमेला, लैमेला। जैसे सेल वॉल किसकी बन रही थी बेटा, बहुत सारी चीजों की बन सकती है, प्लांट है तो सेलुलोज है, सेलुलोज पेक्टिन, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल बनानी है तो मैडम थोड़ा सा म्यूरिन ले लो या फिर पेप्टिडोग्लाइकिन ले लो, फंगस की सेल वॉल बनानी है तो चिटिन या काइटिन ले लो। इसी तरीके से बेटा ये मिडल लैमेला भी तो किसी का बन रहा है, किसका बनता है, कैल्शियम, कैल्शियम पैक्टेट और या मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम याद है ना, दूध वाला कैल्शियम है, हाँ। मैग्नीशियम, वैसे इसको कैल्शियम नहीं बोलते, इसको बोलते कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम। भाई देखो अपन अंग्रेज तो है नहीं, कुछ भी बोलो समझ में आना चाहिए। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट, डन। तो ये जो मिडल लैमेला होता है किसका काम कर रहा है, ग्लू का काम कर रहा है। ग्लू मतलब एक सेल को दूसरे सेल से चिपका रहा है, समझ गई। तो ये जो सेल्स है आपस में कनेक्टेड होती है ग्लू से। जैसे मान लो बेटा ये एक सेल है और ये एक सेल है, इनको आपस में चिपकाना है तो इनके बीच में एक सब्सटेंस लेके आना पड़ेगा। तो क्या होगा वो सब्सटेंस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट होगा या मैग्नीशियम पैक्टेट होगा, ठीक है। तो इस ये काम होता है मिडल लैमेला। तो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल 3 ब्रॉड कैटेगरीज में होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला। सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल जो सेल पहली बार जो अपनी सेल वॉल बना रहा है, प्राइमरी सेल वॉल। जब सेल वॉल थोड़ा सा ग्रो करेगा, बुढ़ापे में जाएगा तो लास्ट में क्या बनाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बन गई। अब बाकी जो सारे सेल्स है भाई उनको चिपकाना भी होगा, है ना भाई उनको साथ, क्योंकि अपने हम एनिमल्स के अंदर ना ऐसा कुछ नहीं होता। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर कोई ऐसा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन आपस में चिपक सकती है इजीली, ठीक है। लेकिन इसके बाहर सेल वॉल है, एक टफ स्ट्रक्चर है, तो उसको चिपकाने के लिए भी कोई अलग सा सिस्टम होना पड़ेगा, अलग सी चीज लानी पड़ेगी। तो अलग सी चीज क्या है, मिडल लैमेला है। तो ये मिडल लैमेला क्या करता है, इन सेल वॉल को आपस में चिपकाता है। अब तीसरी बात, ये आउट ऑफ द बॉक्स है बेटा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा आपको बाहर से मतलब पढ़ा देती हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए ना। मतलब मेरा ये नहीं होता कि मतलब भाई जो 9th लेवल का है वही पढ़ा दो, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आपको बिलो द बेल्ट जाना पड़े ना तो चले जाओ भाई। थोड़ा समझाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा और बच्चे को कुछ और कंसेप्ट देने तो दे दो, तो वही वाली चीज़ है। तुमने यार मतलब देखो कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग वाले, जो थोड़े से ऊपर से सोचते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए क्वेश्चन है मेरा। तुमने आप सभी बच्चों ने एक चीज़ सोची होगी कि भाई ये सेल इस सेल के साथ बातचीत नहीं कर रही होगी क्या,
कर रही होगी भाई। अपन भी तो देखो, एक इंसान का खुद से घर नहीं चलता कभी भी। अगर मैं कहूँ भाई मैं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा तो देखो गलत है ये चीज़। नेचर ने बनाया ही हम लोगों को ऐसे कि हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, हम कैट्स, डॉग्स, व्हाटएवर, हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिल रही है भाई, खाना मिल रहा है भाई, छाया मिल रही है हमें, शेडो मिल रही है, शेल्टर भी मिल रही है, समझ आ रही है, बहुत सारी चीजें मिल रही है प्लांट से। तो हम ह्यूमन बींग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है। उसी तरीके से भाई ये एक सिंगल सेल भी अकेले नहीं जी सकता, इसको भी अपने जैसे भाई लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इस सेल को भी तो सेल की जरूरत पड़ती होगी यार, इसकी भी पड़ती होगी, इसकी भी पड़ती होगी, इसको भी पड़ती होगी, इसको भी पड़ती होगी, मतलब इन सेल को इन सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती होगी। जैसे मान लो हम क्या कहते हैं, हमारे घर में मान लो प्याज खत्म होगी, तो हम मम्मी बोलती है कि बेटा जा ताई जी की से या चाची की से ना प्याज ले आ एक, होता है ना, या हम बाजार जाते हैं कि नहीं भाई एक दो प्याज लेने को बाजार जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना, एक दो दिन काम निकल रहा तो निकाल लेते अपने चाचा ताऊ से मांग के। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही काम है कि ये जो सेल है भाई, इसके पास मान लो प्रोटीन खत्म हो गया और इसकी बनने वाली प्रोटीन फैक्ट्री मान लो कह रही है कि आज यार मन नहीं है प्रोटीन बनाने का भाई, तो किसी और से मांग ले। तो ये सेल थी भाई अपनी, इस सेल के पास मान लो प्रोटीन बनाने वाला काम नहीं चल रहा, तो ये सेल क्या सोच रही है, यार आज तो नहीं कर रहा मैं काम, आज नहीं करूंगा, तो ये क्या करेगी भाई, दूसरे से हेल्प मांगेगी, तो इस सेल से मांगेगी, चलो भाई मांगने चलते हैं, चलो भाई चलो चलो चलो। तो ये सेल ने बोला ए तो इधर ही हो यार, थोड़ा सा प्रोटीन दे दे मेरे को चाहिए। तो इस सेल ने इस सेल को बोला भाई थोड़ा सा प्रोटीन दे दे मुझे चाहिए, मैं आज प्रोटीन नहीं बना पा रहा हूँ बाय मिस्टेक, कुछ दिक्कत हो गई है पेटू में, तो इसके पेटू में दिक्कत हो गई, इसने प्रोटीन नहीं बना रहा, तो ये दूसरे वाले के पास मांगेगा। फिर इसने देखा अल्लाह यहाँ पे तो सेल वॉल बैठी है बाहर, इस सेल ने बोला कि भाई इधर तो सेल वॉल बैठी है और इस सेल वॉल को तो देखो अपन क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, सेल वॉल तो टफ है, सेल वॉल तो डेड है, सेल वॉल डेड है तो किसी की मानेगी नहीं, तो वो अपना सामान क्यों देगी मुझे काय को। तो सेल ने बोला, भगवान ने, सेल गया भगवान के पास कि भाई देखो भगवान जी मैं अकेले गुजारा कर नहीं सकता, मुझे दूसरों की हेल्प चाहिए भाई, दूसरी सेल्स के साथ भी मेरा कनेक्शन बिठवाओ, अकेले अकेले तो देखो अपन जिंदगी पार नहीं करेंगे। तो भगवान ने बोला बेटा देख मैं तुझे एक रामबाण देता हूँ, तू ना प्लाज्मोडेस्माटा बनवा ले। क्या बनवा ले? प्लाज्मोडेस्माटा। रामबाण का नाम क्या था? प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है, जैसे अपना हैंड है ना, हाथ होते हैं, लेग्स होते हैं, उन्हीं एक प्लांट के पास भी एक सेल्स के पास चीज होती है प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या करती है, भगवान ने क्या करा कि इसकी जो सेल वॉल है ना और इसकी सेल वॉल के बीच में कनेक्शंस बनाती है ऐसे, देख रहे हो, जो मिडिल लेवल को भी क्रॉस करेगी। तो ये जो कनेक्शन बना ना बेटा, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, देखो सेल वॉल उधड़ गई बीच में से, सेल वॉल के बीच में पोर सा हो गया, ये कनेक्शन जो बना ना बच्चे, देखो ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ठीक है ना, ये कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन, तो इसमें देख रहे हो ये छेद हो गया अब इसके अंदर, देखो ये देखो, मतलब इस वाली सेल में जो बना, अब यहाँ सेल मेम्ब्रेन तो कोई भी क्रॉस कर सकता है क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल, लेकिन सेल वॉल परमिएबल नहीं होती है चीजों के लिए। तो हमने क्या करा, सेल वॉल को बीच में से उधेड़ दिया। भगवान ने बोला इसी जो उधड़ रही है ना, यहाँ से देखो ये खुल गया, ये खिड़की सी खुल गई, ये खिड़की सी खुल गई, इसी कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्योंकि देखो इस सेल के पास कोई चीज बनी, जैसे मान लो ये जो सेल थी इसने मान लो कोई प्रोटीन बना लिया, तो सेल मेम्ब्रेन ने प्रोटीन क्रॉस किया और इस वाली सेल में इस वाली सेल की इस वाली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रोटीन इधर पहुंच गया। तो यहाँ से कोई चीजें यहाँ जा सकती है, यहाँ की कोई चीजें यहाँ जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। बेटा देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, अंदर बाहर चीजों को आने देती है अगर वो अच्छी है तो, हाँ कि ना, यस। लेकिन सेल वॉल अपने अंदर से नहीं आने दे रही थी, तो भगवान ने क्या किया, कनेक्शंस इनको कहीं ना कहीं से इसकी सेल वॉल गायब कर दी, तो और दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए एक और सिस्टम बना दिया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा क्या, सेल वॉल, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, टनल सी बन गई अपनी सुरंग सी, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो सेल को आपस में कनेक्ट करने वाला एक टनल जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्यों बनी है, रीजन समझ में आया कि ये जो सेल है आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रही थी अगर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता तो। अब ये अपने सामान, बने हुए सामान को इधर भी ट्रांसफर कर सकती है, ये वाली सेल इधर दे सकती है, ये वाली सेल कहीं भी दे सकती है। तो इस तरीके से प्लांट का सेल का स्ट्रक्चर, कैसे चीजें होती हैं, आई होप आपको इतना भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन।
अब ना बच्चों हमें एक और टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, जो कि है प्लाज्मोलाइसिस। किसी बच्चे ने सोचा होगा कि मैम ने जब ओस्मोसिस पढ़ाई थी तो एक टॉपिक छोड़ दिया जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मैं उसको यहाँ कवर करूँगी, ठीक है भाई। देखो सबका अपने अपने पढ़ाने का तरीका होता है, वो उसको ओस्मोसिस के साथ भी, कोई टीचर इसको ओस्मोसिस के साथ भी कवर कर सकता है, लेकिन मैं इसको यहाँ कवर करने का मेरा एक मुद्दा है, एक रीज़न है, वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों दीदी ने इधर पढ़ाया। ठीक है भाई, ठीक। बेटा देखो अब हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मो मतलब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा लग रहा है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक। तो कुछ ब्रेक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप चीजें, ठीक है। ऐसा नाम पढ़ने पे समझ में आ रहा है मुझे, क्या इसका मतलब यही है, नहीं है, क्या है, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। बेटा देखो इस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए मुझे एक्सोस्मोसिस, ओस्मोसिस और एंडोस्मोसिस पता होनी चाहिए क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ के आए होगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, जो भी मैंने कवर करा चुकी हूँ। अगर नहीं कवर किया तो प्लीज़ देख लो। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आपको अच्छे से पढ़ के आना है वो। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यहीं रुक जाना, मत पढ़ना, इस टॉपिक को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। तो मान के चलो बेटा ये एक प्लांट की सेल है, इसके बाहर भाई अपनी सेल वॉल है, ठीक है। ये क्या है? अपनी प्लांट की सेल है, इसके बाहर सेल वॉल है। तो मैंने क्या करा, सोचो, ध्यान से सुनो। मैंने अगर इसके बाहर पानी रख दिया, थोड़ी सी सुंदर सी बनाते हैं ना, गंदी सी कुछ बना दी, तो भाई ये बाहर वाली सेल वॉल थी, ये मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये बाहर वाली क्या है? सेल वॉल। कौन सी? सेकेंडरी सेल वॉल, गुड। तो ये क्या है? सेल, और इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन भी होगी, तो मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक चीज बताती हूँ मैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं एक चीज बताती हूँ बेटा, हम नहीं बोलते थे ये एक प्लांट सेल है, इसके बाहर सेल वॉल है। हम जनरली सेल मेम्ब्रेन ऐसे अलग से नहीं बनाते, ठीक है ना। क्यों नहीं बनाते? रीजन समझो इसका। इसलिए नहीं बनाते कि यार देखो, जो सेल, अब जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, तो मैंने बोल दिया हाथ की स्किन दिखाओ, तो हम ये हाथ बना देते हैं भाई अपना 1 2 3 4 5 उंगली का हाथ, ये हमारा हाथ है। तो क्या मैं इसको मेरे से करूँ, ले भाई ये मेरी स्किन है, ये तो वेल अंडरस्टूड है कि हाथ होगा तो उसके ऊपर स्किन होगी। तो इसी तरीके से ये भी वेल अंडरस्टूड है कि ये एक सेल है, तो ये जो ऊपर ये जो बना रही है ना सेल, ये एक सेल मेम्ब्रेन ही होती है, एक टाइप ऑफ, ठीक है। इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सेल वॉल अब है, तो ये न्यूक्लियस था अपना, ये न्यूक्लियस है भाई, इसके अंदर डीएनए होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर सेल वॉल है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर स्कूल में भी ऐसी चीजें चले तो वो सही बना रही है मैडम आपकी, गलत नहीं बना रही है, ठीक है। ओके, तो अब मेरे प्यारे बच्चों को ये तो समझ में आ गया है मैडम जो आप सेल बना रहे हो ये एक सेल मेम्ब्रेन भी है, तो दो मत बनाओ, हम आपके प्यारे बच्चे हैं और हमें इस चीज का बेहद भयंकर ज्ञान हो गया है, ठीक है भैया। अब मान लो बेटा इस सेल के अंदर देखो, ये सेल खाली तो पड़ी होगी, साइटोप्लाज्म होगा, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर पानी भी होगा भाई, पानी हो गई। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर कंटेंट है मान लो, और इसको मैंने क्या करा, उठा के एक ऐसे बीकर में पटक दिया, मतलब ये ग्रीन ना मान लो वाटर है, ये ग्रीन क्या है बेटा? वाटर है। इसको मैंने एक ऐसे बकेट में रख दिया जिसके अंदर सिर्फ 4 चम्मच पानी था, मतलब थोड़ा सा पानी था, ठीक है, थोड़ा सा पानी। एक चीज बता देती हूँ, अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, मेरे याद नहीं आ रहा, शायद पढ़ा भी दी हो, नहीं भी पढ़ाई हो, एक चीज बता देती हूँ, एक होता है डाइल्यूट और एक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये गिलास पानी था, पूरा पानी का भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या करा, जैसे मान लो 1 बूंद चीनी डाल दी, चीनी का पानी, या फिर 1 बूंद लेमन डाल दिया, 1 बूंद लेमन का जूस डाल दिया, ठीक है। 1 बूंद नींबू निचोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसके अंदर पानी ज्यादा है और नींबू तो 1 बूंद ही है, तो ये क्या डाइल्यूट है, क्योंकि इस बीकर के अंदर पानी ज्यादा है, जो दूसरी चीज है वो बहुत कम है। अब एक एग्जाम्पल क्या लिया मैंने क्या करा, सारा नींबू का रस रखा इस ग्लास के अंदर और 1 बूंद पानी डाला, पानी कम, तो इसमें मैंने क्या लिया, 1 ड्रॉप वाटर, 1 ड्रॉप H2O वाटर, और इसके अंदर क्या है, 1 ड्रॉप लेमन,
1 ड्रॉप लेमन है एंड बहुत सारा पानी, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। और इसके अंदर क्या 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है लेकिन लेमन ज्यादा है, लेमन ड्रॉप्स मान लो बहुत ज्यादा है, इसके अंदर लेमन ड्रॉप ज्यादा है लेकिन 1 ड्रॉप पानी कम है। तो जब पानी कम होता है उस चीज को बोलते हैं कंसंट्रेटेड, लेकिन जब पानी कम है, सॉरी पानी कम होता है तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड, लेकिन जब पानी ज्यादा है तो इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म। डाइल्यूटेड मतलब डाइल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पानी है उसके अंदर, ठीक है। तो डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा, कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम, पानी एकदम कम, बिल्कुल कम है। कंसंट्रेटेड मतलब 1-2 बूंद पानी, और डाइल्यूटेड मतलब बहुत सारा पानी। इतनी सी बात समझ में आई। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो बेटा जहां ऑस्मोसिस पढ़ाया है ना उसमें एक छोटी सी हेडिंग डाला है ना, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब बहुत ज्यादा पानी है उस चीज के अंदर, और कंसंट्रेटेड का मतलब उसके अंदर पानी बहुत कम है। तो मैं यहाँ ये टर्म यूज करूंगी। तो मैंने ये प्लांट सेल ली बेटा और इसको क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। मतलब मैंने एक ऐसी बाल्टी बनाई, इसके अंदर एक सॉल्यूशन ऐसे बनाया मैंने जो कि क्या था, कंसंट्रेटेड था। मतलब इसके अंदर पानी क्या होगा, कम, और जो भी दूसरी चीज है सोल्यूट, दूसरी चीज तो सोल्यूट होगी ना। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम डालते हैं, सोल्यूट क्या होता है, जिसको डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूट मान लो नींबू पानी था, लेमन था, तो लेमन जूस था, तो लेमन जूस मान लो है ज्यादा और मान लो वाटर है कम, तो सोल्यूट कम है। कहने का मतलब है, मुद्दा बस इतना है कि ये कंसंट्रेटेड है। ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। जो ये सोल्यूशन मैंने बाल्टी सी बनाई है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, दैट मीन्स इसके अंदर पानी कम है, कंसंट्रेटेड है। अब मुझे ये बताओ अब क्या हो, अगर ये कंसंट्रेटेड है तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो और मुझे बताओ। अगर ये कंसंट्रेटेड है तो अब क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो। ऑस्मोसिस थोड़ा सा याद करो। ओके, ऑस्मोसिस में क्या होता था, ऑस्मोसिस में होता था किसी चीज का आना जाना, ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, ये भी ठीक है। ऑस्मोसिस में चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है, लेकिन कौन जाता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जाता है। मतलब सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। और ऑस्मोसिस में एक चीज और जरूरी होती है, मेम्ब्रेन। ये भी हमें समझ में आ रही है, मेम्ब्रेन जरूरी होती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन भी है, सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, और जो हमारा जिस बकेट के अंदर ये पड़ा हुआ है इसमें पानी कतई 0 है, बहुत कम है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे पानी लो कंसंट्रेशन में। इसका मतलब ये पानी बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, हाँ या ना, हाँ। तो ये जो सेल है ना हमारी, ये श्रिंक हो जाएगी, ये तो हमने पढ़ा था। और इसको एक नाम देते हैं, क्या, इसको नाम क्या देते हैं, जल्दी बताओ, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, वेरी गुड, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्सोस्मोसिस। आया याद नहीं आया, तो इसे ही प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या, जब एक प्लांट सेल को हम एक ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब यहाँ पे पानी बहुत कम है, लेकिन जो सेल है इस सोल्यूशन के कंपैरेटिवली सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है। दोबारा सुनो, मेरी क्यूटीज कंफ्यूज ना हो जाए। ये एक सेल है भाई, इस सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा था लेकिन बाहर पानी कम था। तो अंदर वाली डाइल्यूटेड कंडीशन में क्योंकि पानी ज्यादा है, और बाहर ये बीकर कंसंट्रेटेड कंडीशन में, इसका मतलब बहुत कम पानी है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी ट्रैवल करेगा। तो अब ये सेल वॉल तो ऐसे की ऐसी ही रहेगी, जैसी पहले थी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन ये सेल सिकुड़ के बहुत पतला हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक, जैसे किशमिश श्रिंक हो रही थी। तो हमने देखा कि पहले जो सेल मेम्ब्रेन वाली जो चीज थी वो इतनी मोटी सी थी, फूली हुई थी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट साइटोप्लाज्म अच्छे से भरा हुआ था। लेकिन अभी ये जो सेल है देखो, इसका न्यूक्लियस भी पिचक गया है, बिल्कुल बहुत, तो सेल मोटी सी थी, फुसफुस हो गया, इसका फुस्सी हो गई। क्यों हो गई फुसी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हमारे सॉल्वेंट का ट्रांसफर हो गया। क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो ये जो सेल है, जो रेड कलर में भर रही हूँ, ये जो हमारी है, ये सेल थी, ये श्रिंक हो गई है, श्रिंक। तो इस जब हमारा सेल, ध्यान से सुनना प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन, जब एक प्लांट सेल को मैं किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखती हूँ, कैसे सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखती हूँ, तो क्या हो जाती है, जो प्लांट सेल है वो श्रिंक कर जाती है।
बेटा सेल वॉल देखो पहले भी जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी ही रही, सेल वॉल पे फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी बाहर निकल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी बाहर निकला है। कहने का मतलब है इस सेल के अंदर से पानी बाहर निकला है। सेल वॉल जैसे थी पहले ही वैसी की वैसी रही। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सेल वॉल है ना वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। अंदर फिचकू 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 कुछ हो जाए लेकिन सेल वॉल का कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। सेल वॉल बी लाइक ब्रो तुम नहीं खत्म कर पाओगे, हम हैं इतनी तगड़ी चीज, ठीक है। तो सेल वॉल समझ रहे हो, सेल वॉल को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है भाई। तो सेल वॉल को नहीं बिगाड़ पाया कुछ भी, प्लांट पानी गया था बाहर निकल गया और ये जो सेल है हमारी बहुत पतली सी पिचकू पिचकू हो गई, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा ये जब पानी बाहर निकलता है सेल से, जब बाहर एग्जिट कर रहा है, एग्जिट, तो मैंने एक टर्म बताई ना एग्जिट, एग्जॉस्मोसिस, याद आया एग्जॉस्मोसिस पढ़ाया था। ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, एग्जिट, एग्जिट बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया ना सेल से, देखो बाहर निकल रहा है सेल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर पानी अंदर एंटर करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रही है, ठीक है। अब मान लो एक और चीज बेटा, इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। जब प्लांट सेल को किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जो वो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है, सेल वॉल को कुछ नहीं होता, जो सेल है हमारी वो श्रिंक होती है, सेल वॉल जैसी की वैसी रहती है। इसे ही प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो श्रिंक हो गई, वो सिकुड़ गई, वो थोड़ी सी टूट फूट गई, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस। अगर अब देखो थोड़ा सा हटके भी चीजें समझते हैं, हाँ कि ना। अब मान लो ये श्रिंक्ड सेल थी, अब मैंने क्या करा, इसको एक इस बाल्टी से हटा के मैंने इसको ये सेल थी भाई, अब मैंने इसको उठा के किस में रख दिया, एक डाइल्यूटेड बाल्टी में रख दिया, डाइल्यूटेड बाल्टी। जो ये श्रिंक्ड सेल थी, जो श्रिंक्ड सेल है, इसको मैंने ऐसे डाइल्यूटेड बाल्टी में उठा के रख दिया। ये हमारी बाल्टी डाइल्यूटेड थी, पहली वाली बाल्टी कंसंट्रेटेड थी। क्या मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, ठीक है हटा दो, ठीक है। तो श्रिंक्ड सेल को मैंने किसके अंदर रख दिया, ऐसी बाल्टी के अंदर रख दिया जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, पानी बहुत ज्यादा 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 बहुत ज्यादा। अब क्या होगा, बीकर के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब पानी ज्यादा है, वाटर इसमें क्या है हाई है, सेल के अंदर पानी कम है, शक्ल से ये दिख रहा है श्रिंक हो चुकी है। तो इसका मतलब है ये जो वाटर है अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर 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 अंदर, तो फाइनली क्या होगी, हमारी सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, बहुत ज्यादा मोटू सा हो जाएगा। ये सेल थी, ये दोबारा हमारी मोटू सी, ये दोबारा ठीक हो गई, लेकिन ये पहले बहुत खराब हो रही थी, देख रहे हैं ना श्रिंक्ड थी। तो अब इसके अंदर पानी अंदर गया है, इसे क्या बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इसमें क्या हो गया बेटा, एंडोस्मोसिस। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ यहीं से ही बेटा, अगर हम एनिमल सेल लेते हैं ना, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या हो जाती है, एनिमल सेल रप्चर हो जाती है, रप्चर मतलब टूट फूट जाती, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल नहीं टूटी फूटी, प्लांट सेल का कुछ भी नहीं, श्रिंक हुआ तो अंदर की चीज श्रिंक हुई है, ये अंदर का सिकुड़ गया, लेकिन सेल वॉल की वजह से इसमें फर्क नहीं पड़ा उस सेल पे। तो हमने यहाँ से एक चीज और सीखी कि अगर एनिमल सेल होती ना तो रप्चर हो जाती, क्योंकि एनिमल सेल के पास कुछ नहीं, प्यारी सी क्यूटी पाई कवरिंग है भाई सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो उस सेल के पास की क्यूटी पाई सी कवरिंग है, ये क्या करती है, अगर ये श्रिंक हो जाती है तो टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है बिल्कुल। लेकिन प्लांट सेल डैमेज नहीं होती, अगर ये श्रिंक हो गया ना, अगर इसका प्लाज्मोलाइसिस हो गया तो ये क्या होती है, ब्रेक नहीं होती है, ये ब्रेक नहीं होती है सेल। क्यों, क्योंकि उसके बाहर भाई उसका शक्तिमान बैठा है, उसका सेल वॉल बैठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो एनिमल सेल भाई रप्चर हो सकती है अगर एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस हो गया तो, लेकिन प्लांट सेल में एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस होने पे वो रप्चर नहीं होती, वो डैमेज नहीं होती, वो वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल वॉल वाला कंसेप्ट। आई होप यू लाइक दिस वाला वीडियो, सारी वीडियो पसंद आती होगी, आई नो दैट, छोटू साइंस। देखो भाई, तो आज का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आएगा। कल की क्लास में ना बेटा हम प्लास्टर्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लांट में रंग होता है, टमाटर लाल होता है, पेड़ हरा भरा होता है, तो इसी चीज के बारे में ना कल की क्लास होगी आपकी। तो इन द टुमारो क्लास विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स, ठीक है। तो तब तक के लिए अब जितना भी पहले पढ़ा है वो रिवाइज करके आओगे। अभी हमारा क्या पार्ट रह गया, देखो 2 क्वेश्चंस है, एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस ये वाला, और एक यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, ये ना हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे सोचेंगे यार हमारे स्कूल में तो पहले ही पढ़ा दिया, ये मैडम तो बहुत लेट करा रही है। ये हम लेट इसलिए करा रहे हैं
क्योंकि आप उसके आंसर ना खुद ही करोगे, फिर मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं उन चीज़ों से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको पहले ही बता चुकी होंगी, ठीक है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आपको मैंने पढ़ाया ना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपके डिफरेंस में आ सकता है, ठीक है। और हमारी कुछ ऑर्गेनल्स बची जैसे प्लास्टिड, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करूंगी, उसके बाद हम वैक्यूल, गोल्जी, लाइसोसोम, हाँ ये पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद हमारी छुट्टी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद बस यही पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर हम मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, ठीक है। मे भी केमिस्ट्री और फिजिक्स देख लेंगे कौन सा डिस्कस करेंगे। मेरा मन है मैं टिश्यू करा दूं, बट आई थिंक टिश्यू आपके सेमेस्टर 2 में है, तो हाल फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑल्सो। और साथ ही साथ ना मैं एक नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी डालूंगी, और उसके साथ साथ ना हम डेली एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करा करेंगे अलग सेगमेंट में, ठीक है। तो डन, ओके बच्चास, तो कल मिलेंगे भाई। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खूब सारा पानी पियो, अच्छे से खेलो, खूब पढ़ो, खूब मस्ती करो। बाय, जय श्री राम।